हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में अनुसूचियों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए पहले इस दो पॉइंट को लिखते हैं, तत्पश्चात जो 12 अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किया गया है उस पर चर्चा करेंगे और लिखने का भी कार्य करेंगे। तो मेरे साथियों, पहले दो पॉइंट को लिखिएगा। पहला पॉइंट, मूल संविधान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक है, 8 है। लिखिएगा, वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या, कुल अनुसूची 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक है, अनुसूची में बड़ी का मात्रा कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों, याद क्या करना है? यदि प्रश्न बनता है कि यह बताइए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो क्या बताएंगे? जब भी मूल संविधान पूछे तो अनुसूचियों की संख्या आपको कितना बताना है? 8 बताना है। जबकि पूछ दे कि वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो क्या बताएंगे? 12 अनुसूची है। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं प्रथम अनुसूची। अब जितने 12 अनुसूची हैं उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है यह पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे साथियों, प्रथम अनुसूची में क्या है, क्या प्रावधान किया गया है? यदि आप जानते हैं तो बताइए, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहीं से बोलिए। ठीक है, तो मेरे साथियों, पहली अनुसूची में जो आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और सीमाओं का वर्णन किया गया है। तो आइए लिख लेते हैं पहली अनुसूची में क्या है। तो लिखिएगा, इसमें 28 राज्य। कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम। क्या नाम मेरे साथियों? नाम और सीमाओं का। और किसका? सीमाओं का वर्णन किया गया है। मेरे साथियों, यदि मैं धीमे लिख रहा हूँ तो आप सेटिंग से जाके स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है? तो मेरे साथियों, पहली अनुसूची में है कि इसमें 28 राज्य, जो हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम है। यानी क्या नाम है, हम किस राज्य में रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश, जो भी उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, जो भी जितने भी 28 आपके राज्य हैं सबका नाम होगा। केंद्र शासित प्रदेश होगा 8 के नाम, जैसे लद्दाख होगा, जैसे जम्मू कश्मीर होगा, जैसे लक्षद्वीप होगा, जैसे अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, तो इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी होगा। ठीक है, और उनकी सीमाओं का भी वर्णन किया गया होगा। तो पहली अनुसूची में यह मिलता है। अब लिखिएगा दूसरी अनुसूची। हेडिंग बना लीजिएगा, दूसरी अनुसूची। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों, इसमें है वेतन भत्ता और पेंशन। क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन। बार बार अनुसूची में छोटी का हो रहा है लेकिन बड़ी का होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रख लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा, मैं थर्ड लिखूंगा तो अनुसूची में बड़ा लिख दूंगा। तो दूसरी अनुसूची में क्या है मेरे साथियों? तो इसमें है वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। बस इतना ही जानिएगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है। तो वेतन है, भत्ता है और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो लिख लीजिएगा, इसमें वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? पेंशन का।
का उल्लेख है, पेंशन का उल्लेख है। बस इतना जानिएगा कि इसमें क्या है दूसरी अनुसूची में, तो वेतन है, भत्ता है और पेंशन है। यानी जब भी आप कोई भी नौकरी का फॉर्म फिलअप करते होंगे तो पहले आप क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं कि यह कौन सा ग्रेड का वेतन है। आप यदि मान लीजिए आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए सफाई कर्मी की नौकरी आ गई तो पहले क्या देखते हैं, ग्रेड देखते हैं ना। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, ग्रेड। पहले हम सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं और दूसरी अनुसूची में हम क्या देखते हैं, दूसरी बार क्या देखते हैं कि ग्रेड है, यह चौथा ग्रेड का है, इसका पे स्केल कितना है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ता और पेंशन। अब आते हैं तीसरी अनुसूची पे, तो देखिएगा तीसरी अनुसूची मेरे साथियों, इसमें क्या है तीसरी अनुसूची में, तो मेरे साथियों तीसरी अनुसूची में है शपथ का प्रावधान। क्या है, शपथ का प्रावधान है। तो लिख लीजिएगा जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका शपथ का प्रावधान किसमें है, तीसरी अनुसूची में। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीसरी अनुसूची के अपवाद हैं, मतलब उनका जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं होता है, उनके लिए एक अनुच्छेद बनाकर उसमें शपथ का प्रावधान किया गया है। तो लिख लेते हैं और अपवाद को भी लिख लेंगे। पहले लिखिएगा इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है, शपथ का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है। अपवाद लिख लीजिएगा कि कौन कौन से पदाधिकारी अपवाद हैं। तो सर्वप्रथम लिख लीजिएगा राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यह भी इनका भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। राज्यपाल लिख लीजिएगा, राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में भी जो राज्यपाल होते हैं वह तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते हैं। लिखना चाहते हैं तो आगे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं चौथी अनुसूची की तरफ, तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची इसमें क्या है मेरे साथियों, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान है कि किस राज्य को और किस केंद्र शासित प्रदेश को कितना कितना राज्यसभा की सीट दी जाएगी, इसका प्रावधान किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के, कहाँ के, राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। सीटों के आवंटन का प्रावधान है, किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। क्या है चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में कहता है कि जो राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, वह किसको दी जाएगी, यानी कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो मेरे साथियों राज्यसभा की सीटों की संख्या तो जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा किया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि राज्यों में अगर देखेंगे 28 राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट राज्यसभा की है 31, लेकिन जो 27 राज्य हैं उन्हें भी 1-2 करके सीट दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में भी सभी केंद्र शासित प्रदेश को तो नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में भी आपका सीट दिया गया है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन का प्रावधान है। अब आइए पांचवी अनुसूची की तरफ चलते हैं, तो हेडिंग डालिएगा पांचवी अनुसूची। इसमें क्या है मेरे साथियों, यदि आप जानते हैं तो जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहीं से बोलिए कि पांचवी अनुसूची में सर ये है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं मेरे साथियों। इसमें है एससी और एसटी के लिए प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए
प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची में मिलता है? 5वीं अनुसूची में मिलता है। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा। एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। किस अनुसूची में है? तो 5वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 6वीं अनुसूची की तरफ, हेडिंग डाल लीजिएगा। 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची इसमें क्या है? तो जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहीं से बोलिएगा कि सर 6वीं अनुसूची में यह है। नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए मेरे साथियों। इसमें 4 राज्यों के लिए जो वहाँ की जनजाति हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ पे सर्वाधिक जनजाति रहती हैं, वहाँ की बात कर रहा है 6वीं अनुसूची। और 4 राज्य में कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के लिए जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रशासन का प्रावधान, उनका जो क्षेत्र है जनजातियों का, उनके लिए प्रशासन के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। और उस प्रावधान को किस अनुसूची में ऐड किया गया है? 6वीं अनुसूची में ऐड किया गया है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। आप 4 राज्य को याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा। इसमें असम, मेघालय, लिखिएगा मेघालय, त्रिपुरा, तीसरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, और चौथा लिखिएगा मिजोरम। राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। प्रशासन का प्रावधान है। तो मेरे साथियों 6वीं अनुसूची से जो आपका प्रश्न बनता है वह 4 राज्यों से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान नहीं है। तो ये जो आपके 4 राज्य हैं, पहला है असम, पहला, दूसरा क्या है? मेघालय, और तीसरा क्या है? त्रिपुरा, चौथा है मेरे साथियों मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए जो जनजाति क्षेत्र इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती हैं उनके लिए 6वीं अनुसूची में विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब चलते हैं 7वीं अनुसूची के तरफ, तो हेडिंग डाल लीजिएगा 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में क्या है? तो मेरे साथियों इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय को शामिल किया गया है। मूल संविधान में मेरे साथियों संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 52 विषय थे मेरे साथियों। जबकि वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में आपके 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में मेरे साथियों वर्तमान में आपके 47 विषय हैं। यह जो विषय है मेरे साथियों, कहने का मतलब यह है कि 98 विषय पर वर्तमान में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। यानी जो संघ सूची का विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। जबकि समवर्ती जो सूची है मेरे साथियों उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। तो आइए पहले इसके लेटर को लिख लेते हैं, तो दोबारा समझा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, समवर्ती सूची के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। एक ऐसे कॉलम बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा मूल संविधान, ऐसे मूल संविधान
दूसरे पॉइंट में। और लिख लीजिएगा आप इधर संघ सूची, संघ सूची जान लेते हैं कि मूल संविधान में कितने विषय हैं, तो संघ सूची लिख लीजिएगा। और दूसरे कॉलम में लिखिएगा राज्य सूची, और तीसरे कॉलम में लिखिएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। और मूल संविधान के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा वर्तमान संविधान। मूल संविधान में कितने विषय हैं और वर्तमान में कितने विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और एक और कॉलम लिख लीजिएगा कानून बनाना, मतलब यह भी जान लेंगे कि कौन किस पर कानून बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप एक डायग्राम बना लीजिएगा मेरे साथियों। यदि हम संघ सूची की बात करें, संघ को हम बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। तो संघ सूची या केंद्र सूची की बात करें तो मेरे साथियों मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। कितने थे, 97, ठीक है। जबकि वर्तमान की बात करें तो मेरे साथियों इसमें है वर्तमान में 98 विषय है। और संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो केंद्र सरकार को होता है, यानी राज्य सरकार इस पे कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। अब चलते हैं राज्य सूची की तरफ मेरे साथियों। मूल संविधान में राज्य सूची में आपके 66 विषय थे। कितने विषय थे, 66 विषय लिख सकते हैं, 66 विषय थे। जबकि वर्तमान की यदि बात करें तो मेरे साथियों इसमें 59 विषय हैं। पहले 61 हुआ करता था लेकिन अब कम हो गया है, ठीक है, अब 59 है। जो न्यू पब्लिकेशन का लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें 59 लिखा होगा, और पुरानी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे 61 लिखा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा मेरे साथियों। यदि हम इसकी बात करें समवर्ती सूची पे, अच्छा राज्य सूची में देख लीजिए कानून कौन बनाता है, तो मेरे साथियों राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। अब चलिए चलते हैं समवर्ती सूची की तरफ मेरे साथियों। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 52 विषय थे। कितने थे, 52 विषय थे। और वर्तमान में मेरे साथियों मूल आपके वर्तमान संविधान में समवर्ती सूची में आपके हैं 47 विषय। ध्यान रखिएगा कितने विषय हैं, 47 विषय हैं। और इस पर कानून कौन बनाता है, आपके केंद्र सरकार बनाता है, और राज्य सरकार भी बना सकता है। तो लिख सकते हैं केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, ठीक है ना, मतलब दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। यानी 47 विषय पर यदि किसी राज्य में या कोई विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बनाया है तो उस विषय पर आपका राज्य सरकार कानून बना सकती है। सुन लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, यदि मान लीजिए 47 विषय में से कोई ऐसा विषय है जिस पर कानून आपका केंद्र सरकार नहीं बनाई है तो उस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन जैसे ही उस विषय पर मान लीजिए केंद्र सरकार कानून बना दी और उस पर कानून बना रखी है आपकी राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, क्योंकि बड़ा भाई किसको माना जाता है, आपके केंद्र सरकार को। उसी विषय पर सेम विषय पर मान लीजिए कानून दोनों लोग बना देते हैं। जैसे समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है, एजुकेशन है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश भी उस पर कानून बना दे और पूरे भारत सरकार की कानून उसी विषय पे कानून बना दे, तो उत्तर प्रदेश कहेगा कि नहीं नहीं, शिक्षा का जो कानून हम बनाए हैं वही लागू होगा। केंद्र कहेगा कि भाई मैं तो बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, 27 राज्य वाले लागू कर दिए, तुमको भी लागू करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार एक ही विषय पर दोनों यदि कानून बना देते हैं तो केंद्र सरकार का कानून सर्वोच्च माना जाता है, उसी का कानून लागू होगा। यह समवर्ती सूची है। कितने विषय हैं, 47 विषय, मिट गया है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों 8वीं अनुसूची की तरफ। तो लिख लीजिएगा 8वीं अनुसूची, पहले हेडिंग बना लीजिएगा 8वीं अनुसूची। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है आपके भाषाओं का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सभी पढ़ लें तब बता रहे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है मेरे साथियों। इसमें क्या है, तो लिख लीजिएगा इसमें भाषाओं का वर्णन है, इसमें भाषाओं का वर्णन है मेरे साथियों। जब आपका मूल संविधान जोड़ा गया था तो यह मूल संविधान था, ठीक है ना, यह मूल संविधान में आपकी 8वीं अनुसूची थी। और मूल संविधान में मेरे साथियों 14 भाषा को दर्जा दिया गया था 8वीं अनुसूची के तहत। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हैं। तो
तो मूल संविधान में यदि पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा 8वीं अनुसूची में थी, तो आप 14 बताएंगे। जबकि पूछे कि मूल संविधान जो आपकी 8वीं अनुसूची है वर्तमान में उसमें कुल कितने भाषा शामिल हैं, तो क्या बताएंगे, 22 भाषा शामिल हैं, यह बताएंगे। तो मेरे साथियों 14 के बाद जो भी भाषा जोड़ी गई होगी एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया होगा, तो संविधान संशोधन भी अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, लिखिएगा मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, कुल 14 भाषाएं थी। जबकि वर्तमान में, जबकि वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं, कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। क्या हैं, कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मेरे साथियों 14 लिखवा दे रहा हूं, लेकिन याद मत करिएगा, आपके क्लियर हो जाए कि 14 भाषा कौन कौन सी हैं। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो यदि 14 भाषा एक बार आप नज़र से देख लेंगे, हो सकता है कि याद भी हो जाए, तो बहुत बढ़िया। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं 14 भाषा, और उसके बाद देखेंगे कि 14 भाषा के बाद कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो लिखिएगा असमिया। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी भाषा सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो असमिया। दूसरा लिखिएगा बंगलिनिया, यानी बंगला, बंगलिनिया मत लन करिएगा, असमिया बंगला। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा गुजराती, गुजराती। चौथा लिखिएगा हिंदी, हिंदी। नेक्स्ट लिखिएगा 5वां तमिल, तमिल। नेक्स्ट लिखिएगा 6वां तेलुगु, तेलुगु। 6वां हो गया। 7वां लिखिएगा मलयालम, नेक्स्ट लिखिएगा 8वां कन्नड़। क्या लिखेंगे, कन्नड़। 9वां लिखिएगा संस्कृत। क्या लिखेंगे, संस्कृत। 10वां लिखिएगा उर्दू। 10वां क्या लिखेंगे, उर्दू, उर्दू। नेक्स्ट लिखिएगा 11वां कश्मीरी, कश्मीरी। 12 नंबर पे लिखिएगा पंजाबी, पंजाबी। 13 नंबर पे लिखिएगा मराठी, और 14 नंबर पे लिखिएगा उड़ीसी, ओड़ीसी। ठीक है, ये 14 भाषा क्या है, मूल संविधान में थी। अब जो भी 14 भाषा के बाद जोड़ा गया होगा वह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो मेरे साथियों 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत आपके 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। लिख लीजिएगा, लिखिएगा। यहाँ से प्रश्न अब बनता है, लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संशोधन 1967 के तहत 6 ठीक है, 67 के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया। तहत कौन सा भाषा, सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो याद क्या करना है मेरे साथियों, कई बार पूछा गया है कि जो सिंधी भाषा है वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो यह संविधान संशोधन याद करना पड़ेगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब आइए नेक्स्ट जानिए, यह हो गया 14 पहले था, एक जोड़ा सिंधी भाषा कितना हो गया, 15। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लिखिएगा 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, संशोधन 1992 के तहत, 1992 के तहत 3 भाषा जोड़ गई थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। लिख लीजिएगा के तहत। पहला लिखिएगा कोंकणी, कोंकणी।
दूसरा लिखिएगा नेपाली, नेपाली, और तीसरा लिखिएगा मणिपुरी, मणिपुरी। भाषा जोड़ा गया, भाषा जोड़ा गया। तो मेरे साथियों, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो यह भाषा आपका किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपकी 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो मेरे साथियों 14 यहाँ थे, 15 यह हो गए, आपका 16 कोंकणी हो गया, 17 नेपाली, 18 मणिपुरी हो गया। अब एक और संशोधन हुआ था, उसका नाम है 92 अमेंडमेंट, 2003 में किया गया था, और उसके तहत 4 आपकी भाषा जोड़े गए थे, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। आइए लिख लेते हैं, लिखेगा 92वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, 3 के तहत लिखिएगा संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। एक बोरो होता है, बोरो, जैसे आप यूपी बिहार में बोरो खाते होंगे, जिसको हम लोग आमचाल भाषा में लतरा कहते हैं, वो वाला भाषा नहीं है, यह बोडो दूसरा है, ठीक है ना। तो संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। अब इसमें याद क्या करना है, कई बार पूछा है संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो क्या बताएंगे, यदि 4 या दे दे कि संथाली किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो क्या बताएंगे 92वें संविधान संशोधन, या दे दे मैथिली किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तब भी क्या बताएंगे 92वें। आपका डोगरी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 92। बोडो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और कब, तो 2003 में। तो मेरे साथियों यहाँ तक देखे हैं कितने भाषा हो गए थे आपके 18, संथाली को जोड़ा गया था 19, मैथिली हो गया 20, डोगरी हो गया 21, बोडो हो गया 22। तो वर्तमान में कुल कितने भाषा हैं 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषा हैं। अब तो क्लियर हो गया आपको 22 भाषा है, ठीक है। अब नोट करके लिख लीजिएगा कि इसमें अंग्रेजी और राजस्थानी को नहीं शामिल किया गया है। लिखिएगा इसमें अंग्रेजी किसको, अंग्रेजी को, भोजपुरी को, किसको, भोजपुरी, लिख लीजिएगा भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो मेरे साथियों यदि आपसे कोई पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो क्या बताएंगे 8, और वर्तमान में कोई पूछे तो 12। 8वीं अनुसूची तक एकदम विस्तृत चर्चा कर लिए। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। तो मेरे साथियों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बात ये है कि जब कोई चीज़ या कोई कानून, जब नया चीज़ संविधान में जोड़ा जाता है, चीज़ का मतलब कानून, जब कोई नया कानून संविधान में जोड़ा जाता है, तो मेरे साथियों जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो यह बताइए कि 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ा गया होगा, संविधान संशोधन के तहत। 10वीं कैसे जोड़ा हो गया, तो संविधान संशोधन के तहत। 11वीं अनुसूची कैसे जोड़ा गया होगा, संविधान संशोधन के तहत। 12वीं अनुसूची कैसे जोड़ा गया होगा, तो संविधान संशोधन के तहत। तो मेरे साथियों अब संविधान संशोधन को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो मेरे साथियों
9वीं अनुसूची पढ़ने से पहले पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों, पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं 9वीं अनुसूची, तब इस पे चर्चा करते हैं और लिखने का कार्य करते हैं। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची मेरे साथियों, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 9वीं अनुसूची से बनता है कि किस अनुसूची में भूमि संबंधी और जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची। आइए ये दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, इसे प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इससे लिखिएगा, इसमें भूमि और जमींदारी, भूमि और जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून का प्रावधान है। तो मेरे साथियों, जब भी प्रश्न बनेगा, यह 2 पॉइंट से ही प्रश्न बनेगा। क्या क्या आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है? आइए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न यह पूछेगा मेरे साथियों कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो क्या बताएंगे? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। पहला यह आपका प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भूमि संबंधी मामले का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो आपकी 9वीं अनुसूची। और तीसरा प्रश्न बन सकता है कि जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून का प्रावधान किस आपके अनुसूची से मिलता है या किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो क्या बताएंगे? 9वीं अनुसूची। बस इतना ही जानिए 9वीं अनुसूची में। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा, 10वीं अनुसूची। और इसमें क्या है? तो इसमें है आपका दल बदल का प्रावधान। और मेरे साथियों, जो 10वीं अनुसूची है, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। तो पहले संशोधन लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार यही पूछ लेता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो लिखिएगा, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। ठीक है। तो कभी पूछे कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो क्या बताएंगे? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। इसमें क्या है? तो इसमें लिख लीजिएगा कि इसमें दल बदल का प्रावधान है। तो लिखिएगा, इसमें दल बदल का प्रावधान है। दल बदल का प्रावधान है। ठीक है। किसमें है? तो आपका 10वीं अनुसूची में प्रावधान है। किसका है? तो दल बदल का प्रावधान है। ठीक है। तो इतना आप क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है। मेरे साथियों, इसमें बाद में क्या किया गया? बाद में एक और संशोधन हुआ, जिसको हम बोलते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003, और इसे बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो लिख लीजिएगा, इस आपके संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। तो कभी पूछ सकता है कि दल बदल विरोधी कानून कौन सा संविधान संशोधन को कहते हैं? तो 91वें संविधान संशोधन 2003। तो लिख लीजिएगा इतना, दल बदल विरोधी कानून। अब चलते हैं 11वीं अनुसूची पे। 11वीं
अनुसूची। मेरे साथियों, आपके लिए 11वीं अनुसूची रामबाण है। यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको 1,00,000% याद करना है। 100% नहीं, 1,00,000%। जो भी इसमें लिखवाएंगे वह आपके माइंड में होने चाहिए। 11 अनुसूची और 12 अनुसूची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके अभी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा अनुसूची इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट अनुसूची कौन सा है? 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो मेरे साथियों, इससे 73वां, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहले तो यह याद करना पड़ेगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। यह याद कर लीजिएगा। इसमें है क्या? तो 11वीं अनुसूची में है मेरे साथियों पंचायत। क्या है? पंचायत का प्रावधान है। यह याद कर लीजिएगा कि पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है? सॉरी, पंचायत का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आपका 11वीं अनुसूची में। दूसरा, पंचायत का जो प्रावधान है मेरे साथियों, तो यह इसमें पंचायत में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं, यह भी प्रश्न बना हुआ है। तो मेरे साथियों, पंचायत में कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि पंचायत को कब लागू किया गया था, ठीक है ना। जो पंचायत है इसे कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। यह डेट याद कर लीजिएगा। इसीलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं मेरे साथियों? तो पंचायत दिवस मनाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है मेरे साथियों कि जो पंचायत है यह कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है? तो मेरे साथियों, पंचायत जो है आपका राज्य सूची का विषय है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य सूची का मतलब है कि पंचायत पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राज्य सूची का विषय है, इसलिए पंचायत पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार को है। अब बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची, और ये लास्ट अनुसूची है, ठीक है मेरे साथियों। 12वीं अनुसूची भी आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको 1000% याद करिएगा, लेकिन पंचायत वाले को 1,00,000% याद करिएगा। इसमें क्या क्या है और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो देख लीजिएगा मेरे साथियों। इसे 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1992 में। सन क्या था? 1992 में। प्रावधान क्या है इसमें? तो इसमें है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है मेरे साथियों। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि कुल विषय कितने हैं? कुल विषय, तो कुल विषय मेरे साथियों नगर पालिका के लिए है 18। बस यह 3 पॉइंट आपके 12वीं अनुसूची से याद कर लीजिएगा। तो मेरे साथियों, भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम लोग अनुसूची को पढ़ने का कार्य किए हैं, और आपके वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं? 12। और मूल संविधान में कितनी हैं अनुसूची? आपके 8। सभी 12 अनुसूचियों को पढ़ने का कार्य कर लिए हैं। लेकिन जो आपका सर्वाधिक जो प्रश्न बनेगा वह आप याद कर सकते हैं 4थी अनुसूची, याद कर सकते हैं 7वीं, यानी सब इसमें इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता है। सब याद कर लीजिएगा, छोटा छोटा है, एक एक लाइन का है, ठीक है। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।